Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss the lecture number 3. The topic of lecture 3 is the biological molecule. The learning outcome of biological molecule are the structure of DNA as a hereditary material along its composition and function. Second learning outcome इसमें से give the structure and type of RNA, messenger RNA, ribosomal RNA, transfer RNA and their functions. जो सेकंड इसका लर्निंग आउटकम है वो चैप्टर नंबर 3 है एंजाइम से, और एंजाइम में शामिल है उसकी डेफिनेशन अलॉन्ग विद द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम्स, और कुछ टर्मिनोलॉजीज दी गई हैं जिसमें कोएंजाइम है, कोफैक्टर है, एक्टिवेटर है, प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड एपोएंजाइम एज वेल एज द होलोएंजाइम। नेक्स्ट हमारे पास होगा एक्सप्लेन द मॉडल और मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, दो चीजें इसमें आएंगी। उसके बाद एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, pH, enzyme concentration and substrate concentration। लास्ट पे हम इसमें देखेंगे इनहिबिटर्स, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव। अब हम इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड वाज आइसोलेटेड बाय फ्रेडरिक मैस्टर फ्रॉम न्यूक्लाई ऑफ पस सेल एंड फ्रॉम फिश स्पर्म। ये जो फिश स्पर्म है ये सेकंड ईयर चैप्टर 20 के अंदर मेंशन है। न्यूक्लिक एसिड का जो नेम है वो इस बेस के ऊपर है कि न्यूक्लिक्स मीन आइसोलेटेड फ्रॉम न्यूक्लाई, और एसिड का मतलब यहाँ पे एसिडिक इन नेचर है। डीएनए की जो लोकेशन है वो क्रोमोसोम्स के अंदर होते हैं और क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। मच लेसर क्वांटिटी जो डीएनए की है वो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी मौजूद होती है। जहां तक आरएनए की बात है, आरएनए न्यूक्लियोलस के अंदर, राइबोसोम्स के अंदर, और कुछ क्वांटिटी इसकी साइटोसोल के अंदर भी मौजूद होती है। न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो ये न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर्स होते हैं। अगर हम एक न्यूक्लियोटाइड को देखें तो न्यूक्लियोटाइड की जो स्ट्रक्चर है उसमें 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। एक इसमें पेंटोज शुगर है, दूसरा इसमें नाइट्रोजन बेसिस होती हैं, और तीसरी जो चीज इसमें है वो है फास्फोरिक एसिड। नाइट्रोजन बेसिस और पेंटोज शुगर कलेक्टिवली दोनों मिलके जो स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं उसको हम न्यूक्लियोसाइड का नाम देते हैं। और न्यूक्लियोसाइड के साथ जब इन एडिशन में फास्फेट ग्रुप अटैच होंगे तो वो डेवलप करेंगे न्यूक्लियोटाइड। अब यहाँ पे एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि न्यूक्लियोसाइड की जो टाइप्स हैं या जो न्यूक्लियोटाइड की जो टाइप्स होती हैं वो डिपेंड कर रही होती हैं नाइट्रोजन बेसिस के ऊपर। नाइट्रोजन बेसिस की जो कैटेगरी उसके साथ अटैच होती है उसी तरीके से न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड का नाम चेंज हो जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड के अंदर अगर हम देखें तो ये पेंटोज शुगर है, ये नाइट्रोजन बेस है, और ये यहाँ पे फास्फोरिक एसिड। तो 3 कंपोनेंट हैं इसके, शुगर, नाइट्रोजन बेस और फास्फोरिक एसिड। शुगर के कार्बन नंबर 1 के साथ हमेशा नाइट्रोजन बेस अटैच होती है, और शुगर के कार्बन नंबर 5 के साथ फास्फोरिक एसिड अटैच होता है। ये एक स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोटाइड का। स्ट्रक्चर ऑफ ए न्यूक्लियोटाइड। अगर आप यहाँ पे देखें तो शुगर के कार्बन नंबर 1 के साथ नाइट्रोजन बेस अटैच होगी, और शुगर के कार्बन नंबर 5 के साथ फास्फोरिक एसिड या फास्फेट ग्रुप जो है वो इसके साथ अटैच होता है। नाइट्रोजन बेस वेदर वो प्यूरीन हो, प्यूरीन के अंदर एडेनिन या गिबरेलिन या pyrimidine में से थायामीन या यूरेसिल मौजूद हो तो वो हमेशा कार्बन नंबर 1 ऑफ पेंटोज शुगर। नाइट्रोजन बेस हमेशा पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच होते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि फास्फोरिक एसिड इज अटैच टू द कार्बन नंबर 5 ऑफ पेंटोज शुगर। अगर आप यहाँ पे देखें तो फास्फोरिक एसिड का एक पूरा मॉलिक्यूल कार्बन नंबर 5 के साथ अटैच होता है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो 3 एंड के ऊपर है ऑफ शुगर इज अटैच विद द फास्फेट ग्रुप एट नंबर 5। यहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड ये वाला है, दूसरा जो न्यूक्लियोटाइड है वो यहाँ पे है। दोनों के दरमियान जो लिंकेज है वो POC और दूसरा यहाँ पे POC। एक एस्टर लिंकेज यहाँ पे है और दूसरा एस्टर लिंकेज यहाँ पे है। दो न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान जो बॉन्ड मौजूद होता है उसको हम फास्फोडाइएस्टर लिंकेज कहते हैं। फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड which connect two nucleotide together through the condensation process। यहाँ पे NAD निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, और नीचे स्ट्रक्चर दिया गया है ATP का, एडिनोसिन ट्राइफास्फेट। अगर आप एडिनोसिन ट्राइफास्फेट में देखें, कार्बन नंबर 1 के साथ जो पेंटोज की है उसके साथ एडेनिन नाइट्रोजन बेस थ्रू इट्स पोजीशन 9 ऑफ द नाइट्रोजन अटैच होती है। इसी तरह से जो कार्बन नंबर 5 है राइबोज या पेंटोज शुगर का, उसके साथ फास्फेट
ग्रुप या फास्फोरिक एसिड के 3 मॉलिक्यूल कंडेंस होके अटैच होते हैं। तो अगर एक मॉलिक्यूल अटैच होगा फास्फोर्ड का तो AMP कहलाएगा, 2 अटैच होंगे तो ADP कहलाएगा, और अगर 3 अटैच हो जाएंगे तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ये कहलाता है। इस तरीके से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट, कुछ कंट्रीब्यूशंस हैं साइंटिस्ट की इन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के अंदर। तो उसमें चारगॉफ रूल, एरविन चारगॉफ 1953, चारगॉफ रूल के मुताबिक अमाउंट ऑफ एडेनिन इन डीएनए इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ थायामीन। इसी तरह से द अमाउंट ऑफ ग्वानिन इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ साइटोसिन। ए की अमाउंट जो है वो टी के इक्विवेलेंट है और जी अप्रोक्सीमेट इक्वल टू सी। यहाँ इस टेबल के अंदर कुछ रिलेटिव अमाउंट्स ऑफ बेसिस इन डीएनए फ्रॉम वेरियस ऑर्गेनिज्म दी गई है, जिसमें मैन, शीप, व्हीट और यीस्ट। अगर आप देखें तो एडेनिन की क्वांटिटी ह्यूमंस के सेल में 30.9 है और ग्वानिन की जो क्वांटिटी है वो 19.9 है, थायामीन की 29.4 और साइटोसिन की 19.8। अगर हम इस रूल को फॉलो करें तो इसमें जो 39.9 है वो 29.4 के अप्रोक्सीमेट इक्वल है। इसी तरह से अगर हम ग्वानिन और साइटोसिन को कंपेयर करें तो 19.9 और 19.8 अप्रोक्सीमेट इक्वल क्वांटिटीज में आती है। तो एरविन चारगॉफ या चारगॉफ रूल के अकॉर्डिंगली जो एडेनिन है वो ऑलमोस्ट इक्वल टू थायामीन है और साइटोसिन ऑलमोस्ट इक्वल टू ग्वानिन हो। दूसरी जो कंट्रीब्यूशन है वो म्यूरिक, विल्कन एंड रोजलिन फ्रैंकलिन की है। इन दोनों ने एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न एनालिसिस ऑफ डीएनए डिस्क्राइब किया था। इसके बाद जो तीसरी कंट्रीब्यूशन है वो जेम्स डी वेटसन एंड फ्रांसिस क्रिक 1954। दे बिल्ड द स्केल मॉडल ऑफ डीएनए। नेक्स्ट, इसके अंदर हम कुछ कंपैरिजन डीएनए और आरएनए के अंदर देखेंगे। कुछ फीचर्स हैं, उन फीचर को हम कंपेयर करेंगे। नंबर ऑफ स्ट्रैंड, डीएनए के अंदर डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है लेकिन आरएनए सिंगल स्ट्रैंड होता है। लेकिन बास स्ट्रक्चर्स ट्रांसफर आरएनए की तरह अगर आप देखें तो वो सिंगल स्ट्रैंड आपस में फोल्ड हो जाता है, लेकिन होता ये सिंगल स्ट्रैंड है। अगर हम न्यूक्लियोटाइड्स को देखें तो डीएनए के अंदर डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। इसी तरीके से डीऑक्सी गायनोसिन ट्राइफॉस्फेट, साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट और थायमिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये डिपेंड कर रहा है कि उसके अंदर फास्फेट के 2 मॉलिक्यूल हैं या एक मॉलिक्यूल लगा हुआ है। तो डिपेंड करता है कि फास्फेट के कितने मॉलिक्यूल इसके साथ अटैच हैं। आरएनए के अंदर चूंकि राइबोज शुगर होती है इसलिए वहां पे एटीपी, एडीपी और एएमपी। अगेन ये डिपेंड कर रहा है कि इसके अंदर फास्फेट के कितने मॉलिक्यूल्स अटैच हुए हों। दूसरी जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इनके दरमियान वो है पेंटोज शुगर का। डीएनए के अंदर डीऑक्सी राइबोज मौजूद होती है लेकिन आरएनए के अंदर ये राइबोज होती है। तीसरा जो डिफरेंस है वो नाइट्रोजन बेसिस का है। डीएनए के अंदर एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायामीन, लेकिन आरएनए के अंदर थायामीन की जगह पे यूरेसिल होती है, जबकि बाकी नाइट्रोजन बेसिस सेम होती है। अगर हम अमाउंट या क्वांटिटी का जिक्र करें सेल के अंदर तो डीएनए की जो क्वांटिटी है वो सेल के अंदर कांस्टेंट रहती है, लेकिन जो आरएनए की क्वांटिटी है वो वेरी करती है फ्रॉम सेल टू सेल। डीएनए के फंक्शन का अगर हम जिक्र करें तो डीएनए का मेन फंक्शन बनता है हेरिडिटरी मटेरियल के तौर पर, लेकिन आरएनए का जो मेन फंक्शन है वो हेल्प करना है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, लेकिन कुछ वायरसेस के अंदर ये हेरिडिटरी रोल भी प्ले कर रहा होता है। अगर हम लोकेशन की बात करें तो डीएनए की जो ज्यादा क्वांटिटी है वो क्रोमोसोम्स के फॉर्म में न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होती है। कुछ लेसर क्वांटिटी माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी मौजूद होती है। आरएनए की जो लोकेशन है वो न्यूक्लियोलस है, राइबोसोम्स के अंदर होता है राइबोसोमल आरएनए, और साइटोसोल के अंदर भी इसकी कुछ क्वांटिटी मौजूद होती है। टाइप्स, डीएनए की हमारे सिलेबस के अंदर एक ही टाइप डिस्कस की गई है, ऑल दो इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, अल्फा डीएनए, बीटा डीएनए और जी डीएनए, लेकिन यहाँ पे हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हमारे सिलेबस में वो डिस्कस नहीं की गई। जबकि आरएनए की 3 डिफरेंट टाइप्स हैं, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को अगर हम देखें तो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है, दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं, क्वाइल टू ईच अदर। दो इसके कीवर्ड हैं, एंटी पैरेलल और क्वाइल। अगर इस डायग्राम को आप देखें तो ये डायरेक्शन नजर आ रही है 3 प्राइम टू 5 प्राइम और दूसरी डायरेक्शन इसके 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं, 5 प्राइम, 3 प्राइम, 3 प्राइम एंड 5 प्राइम। एडेनिन हमेशा थायामीन के साथ और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ अटैच होगी। तो ग्वानिन और साइटोसिन में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा,
लेकिन एडेनिन और थायामीन में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। डीएनए की स्टेबिलिटी में हाइड्रोजन बॉन्ड एंड हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन कंट्रीब्यूट करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल। यहाँ पे तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। वो बॉन्ड जो कि डीएनए की बैकबोन होता है उसको हम फास्फोडाइएस्टर लिंकेज कहते हैं। द बॉन्ड विच प्रोवाइड द स्टेबिलिटी आर विच डिटरमिन द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज कॉल्ड फास्फोडाइएस्टर लिंकेज। जबकि हाइड्रोजन बॉन्ड डीएनए की सेकेंडरी स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड डिटरमिन द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, जब हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस डिटरमिन द टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए। तो तीन बॉन्ड इसमें बड़े इंपॉर्टेंट हैं, फास्फोडाइएस्टर लिंकेज और बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड एंड हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। कुछ प्रॉपर्टीज है यहाँ पे। वन कंप्लीट हेलिकल टर्न मेजर अबाउट 3.4 नैनोमीटर, जो कि कांस्टेंट रहता है। इस डायग्राम से आप इसको क्लैरिफाई कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 22nd ईयर के अंदर ये डायग्राम मेंशन है। कंप्लीट हेलिकल जो टर्न है उसका जो डिस्टेंस है वो 3.4 नैनोमीटर है, वन कंप्लीट टर्न। जबकि एक कंप्लीट टर्न के अंदर 10 बेसिस मौजूद होती हैं। इसी तरह से डायमीटर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इज रिमेन कांस्टेंट एंड दैट विल बी 2 नैनोमीटर। डीएनए का मॉलिक्यूल का जो डायमीटर है वो 2 नैनोमीटर है, जो कि कांस्टेंट रहता है। और तीसरी बात इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दो नाइट्रोजन बेसिस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 0.34 नैनोमीटर। तो इंपॉर्टेंट जो चीज ध्यान में रखनी है वो ये है कि डीएनए का मॉलिक्यूल डबल स्टैंडर्ड है, एंटी पैरेलल है, क्वाइल्ड विद ईच अदर है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड एडेनिन और थायमीन है, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड ग्वानिन एंड साइटोसिन प्यूरिन्स में है। हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन इसकी स्टेबिलिटी में कंट्रीब्यूट करते हैं। वन कंप्लीट हेलिकल टर्न्स का जो डायमीटर है वो 3.4 है और 10 बेस पेयर इसके अंदर मौजूद होते हैं। डायमीटर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल हमेशा कांस्टेंट रहता है, जिसका 2 नैनोमीटर से रिप्रेजेंट किया गया है। जबकि दो जो स्टैक बेसिस हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 0.34 नैनोमीटर अपार्ट है। रोल ऑफ डीएनए एज ए हेरिडिटरी मटेरियल। फर्स्ट एविडेंस ऑफ डीएनए hereditary nature of DNA was provided by a British microbiologist Frederick Griff in 1928. ट्रांसफॉर्मेशन। सेकंड जो एविडेंस है वो ऑसवर्ल्ड एवरी, कॉलिन मैकलोड, एल मैकर्टी एक्सपेरिमेंटली प्रूव दैट कि डीएनए इज द हेरिडिटरी मटेरियल। और तीसरा जो एविडेंस है वो एल्फ्रेड Hershey and Martha Chase provided the final evidences about DNA as a hereditary material by using this technique. Radioisotopes phosphorus 32 and sulfur 35 for DNA, phosphorus for DNA and sulfur for protein. तो ये तीन एविडेंस हैं जो कि ये एक्सप्लेन करते हैं कि डीएनए का हेरिडिटरी रोल है। अब हम बात करते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड की, आरएनए की। आरएनए की जो परसेंटेज है सेल के अंदर, टोटल आरएनए का 3 से 4% वो मैसेंजर आरएनए है, टोटल आरएनए का 10 to 20% ट्रांसफर आरएनए है और टोटल आरएनए का राइबोसोमल आरएनए अप टू 80% है। अगर हम इनकी लेंथ की बात करें तो मैसेंजर आरएनए की लेंथ डिपेंड करती है प्रोटीन के मैसेज के ऊपर। जितना ज्यादा मैसेंजर आरएनए की लेंथ होगी उतना ज्यादा प्रोटीन के लिए मैसेज होगा फ्रॉम न्यूक्लियस। ट्रांसफर आरएनए की जो लेंथ है वो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड पे डिपेंड करती है, जो कि 75 to 90 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, जबकि ट्रांसफर आरएनए की जो लेंथ है वो कांस्टेंट होती है। इसी तरह से अगर हम फंक्शन का जिक्र करें तो मैसेंजर आरएनए का जो मेन फंक्शन है, इट टेक मैसेज from the nucleus to the ribosome in cytoplasm for the synthesis of protein. ट्रांसफर आरएनए का नाम से जाहिर है कि ट्रांसफर अमाइनो एसिड टू द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ह्यूमन सेल्स के अंदर इनकी जो तादाद सेकंड ईयर में मेंशन है वो 45 है, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट ईयर में इनकी जो तादाद है वो इक्वल होती है नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स के जो कि प्रोटीन फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं। राइबोसोमल आरएनए मेजर पोर्शन होता है आरएनए का। राइबोसोमल आरएनए के अंदर आरएनए एज ए मेजर पोर्शन है, लेकिन इसका जो मेन काम है, इट एक्ट एज अ मशीनरी फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। एंजाइम्स, ये सेकंड लर्निंग आउटकम है, चैप्टर नंबर 3 है फर्स्ट ईयर का। सो एंजाइम्स आर कैटलिस्ट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस, दे आर आल्सो कॉल्ड बायोकैटलिस्ट। कैरेक्टरिस्टिक्स, they are globular proteins, they're very specific in nature, they are sensitive to pH, temperature, substrate concentration. Enzymes are required in small quantity, they require aqueous medium.
for their reactivity. Some enzymes may require non-protein part for their proper functioning is called cofactor. Enzymes slow down the energy of activation. ये इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो मेंशन की हुई हैं बुक के अंदर। अगर एंजाइम की लोकेशन की हम बात करें, एंजाइम्स मेनी एंजाइम्स आर सिंपली डिसॉल्व इन द साइटोप्लाज्म, लेकिन बहुत सारे एंजाइम ऐसे हैं जो कि टाइटली बॉन्डेड होते हैं उन ऑर्गेनेल्स के साथ जहां पे इन्होंने फंक्शन करना होता है। मिसाल के तौर पे रेस्पिरेटरी एंजाइम्स जो होंगे वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होंगे, फोटोसिंथेसिस करने वाले एंजाइम क्लोरोप्लास्ट के अंदर होंगे, ट्रांसलेशन या प्रोटीन सिंथेसिस करने वाले एंजाइम साइटोप्लाज्म राइबोसोम्स के ऊपर मौजूद होंगे। सो बहुत सारे एंजाइम ऑर्गेनेल्स के साथ अटैच होते हैं जहां पे उन्होंने प्रॉपर फंक्शन करना होता है। ये टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि यूएचएस ने पूछी हैं विद रेफरेंस टू एंजाइम्स। कोफैक्टर non protein part of an enzyme that is required for proper functioning is called cofactor. So keyword इसका है non protein part. coenzyme, coenzymes अगर cofactor loosely attach हो protein part के साथ उसको हम कहते हैं coenzyme. Porosthetic group, if cofactor is covalently bonded to the protein part that will be called porosthetic. Apoenzyme, an enzyme from which its cofactor has been removed. अगर enzyme से cofactor को separate कर लिया जाए, apo का वैसे मतलब होता है without, apart, separate. Holoenzyme, fully functional or activated enzyme जिसके अंदर पॉलीपेप्टाइड चेन होती है एंड कोफैक्टर। दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि एपोएंजाइम प्लस कोफैक्टर दो मिल जाएंगे तो वो होलोएंजाइम डेवलप हो जाएगा। इसी तरह से एक्टिवेटर, द डिटैचेबल कोफैक्टर, एक तो वो डिटैच हो जाए और दूसरा वो इनऑर्गेनिक इन नेचर हो, उसको हम कहते हैं एक्टिवेटर। सो ये टर्मिनोलॉजीज जो हैं वो क्लियर होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक एमसीक्यूज है जो पास्ट एग्जाम के अंदर आ चुका है। अ कोफैक्टर टाइटली बॉन्ड, दिस इज द कीवर्ड ऑफ द स्टेटमेंट, ऑन टू द एंजाइम ऑन द परमानेंट बेसिस। दो चीजें इसमें आ रही हैं, एक तो टाइटली बॉन्डेड है और एक परमानेंट बेसिस के ऊपर है एंजाइम के साथ, है ये कोफैक्टर। ऐसी सूरत में हम इसको पेरोस्थेटिक ग्रुप का नाम देंगे, जो कि ऊपर हम डेफिनेशन में भी पढ़ चुके हैं। इसी तरह से एन एंजाइम required magnesium ion to catalyze the substrate, ये जो मैग्नीशियम है is best identified as what? अभी हमने ऊपर एक एक्टिवेटर की डेफिनेशन में पढ़ा है कि इनऑर्गेनिक होना चाहिए, डिटैचेबल होना चाहिए, that will be called activator. Enzyme mechanism of enzyme action, catalysis. Enzyme have specific chemical composition, और ये जो specific chemical composition है वो डिपेंड करती है component of amino acid के ऊपर, जो कि डिटरमिन करती है specific शेप को। तो एक्चुअली एंजाइम आर थ्री डायमेंशनल ग्लोबुलर प्रोटीन्स। स्पेसिफिक एंजाइम हेल्प टू रिकॉग्नाइज अ सबस्ट्रेट। किसी भी एंजाइम की जो स्पेसिफिसिटी है उसका डिपेंड लिंक जो होता है वो रिकॉग्नाइज करना होता है स्पेसिफिक सब्सटेंस को, और उसी सब्सटेंस को हम सबस्ट्रेट कहते हैं। रिएक्ट विद सबस्ट्रेट एंड कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। सबस्ट्रेट बाइंड विद स्पेसिफिक चार्ज बियरिंग रीजन, दैट विल बी कॉल्ड एक्टिव साइट। एंजाइम का वो पोर्शन जो कि सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करेगा उसको हम एक्टिव साइट का नाम देते हैं। लाइक ये सबस्ट्रेट है, ये एक्टिव साइट है, यहाँ पे ये बाइंड कर रहा है, ये एंजाइम है, और ये इसके साथ इसका कोफैक्टर है जो कि इसको फैसिलिटेट कर रहा है। यहाँ पे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, एंजाइम सेम रहेगा लेकिन सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट के अंदर। तो बेसिकली ये सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट के अंदर, लेकिन जो एंजाइम है और जो कोफैक्टर है वो रिमेन अनचेंज एंड दे आर यूज अगेन एंड अगेन रीयूज्ड। इस एक्टिव साइट के अंदर, जिसको हम ए साइट का नाम देते हैं, कि अंदर फर्दर दो साइट्स होती हैं, उनको हम बी साइट और सी साइट कहते हैं। तो आपने याद ये रखना है कि हर एंजाइम के अंदर एक एबीसी होती है, ए फॉर एक्टिव, बी फॉर बाइंडिंग एंड सी फॉर कैटालिटिक साइट। तो बाइंडिंग साइट का जो मेन फंक्शन है वो सबस्ट्रेट को बाइंड करना है, पहले उसको रिकॉग्नाइज करना है और फिर इसको बाइंड करना है। जब एक प्रॉपर बाइंडिंग हो जाती है तो उसके बाद जो कैटालिटिक साइट है वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर दे। सो किसी भी एंजाइम की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए उसकी तीनों साइट्स का होना जरूरी है, जिसमें एक्टिव साइट, जिसमें बाइंडिंग साइट और जिसमें कैटालिटिक साइट शामिल होती है। एंजाइम की जो मैकेनिज्म है, एंजाइम के जो एक्शन है, एंजाइम के जो कैटालिसिस है, उसको अगर हम देखें तो वो दो तरीकों से ऑपरेट होते हैं। एक उसमें है फीडबैक इनहिबिशन और दूसरा उसके अंदर शामिल है प्रीकर्सर एक्टिवेशन। ये एक सीक्वेंशनल या स्टेप दिखाए गए हैं कि ये इनिशियल सबस्ट्रेट है जो कि कन्वर्ट हो रही है, A is converting into beta another substrate, B is converting into C another substrate, C is converting into D and D is into, तो B प्रोडक्ट है A का, इसी तरीके से C प्रोडक्ट है B का
ए को बी में कन्वर्ट होने के लिए एक एंजाइम 1 एक्ट कर रहा है, इसी तरीके से बी को सी में कन्वर्ट होने के एंजाइम 2 एक्ट कर रहा है, इसी तरीके से सी को डी में 3 और यहाँ पे एंजाइम 4 एक्ट कर रहा है। ये आप एग्जांपल अपने माइंड के अंदर क्रेब्स साइकिल की, कैल्विन साइकिल की, ग्लाइकोलाइसिस की या कोई और सिक्वेंशनल स्टेप वाइज जो एग्जांपल है उसको ज़हन में ला के इस डायग्राम को उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अगर तो इनिशियल सबस्ट्रेट, if the initial substrate send a message to the enzyme 4 to activate to speed up for the final product, that will be called precursor activation. अगर पहला सबस्ट्रेट इसके स्टेप नंबर 4 के एंजाइम को मोटिवेट करे, इनिशिएट करे, रेगुलेट करे, इनहेंस करे और सिग्नल दे फॉर फाइनल प्रोडक्ट, उसको हम कहते हैं प्रिकर्सर एक्टिवेशन। लेकिन दूसरी साइड पे अगर इफ द फाइनल प्रोडक्ट सेंड अ सिग्नल to the first enzyme to slow down the speed of reaction, उसको हम feedback inhibition कहते हैं। इस तरीके से ये एंजाइम की जो मैकेनिज्म्स हैं वो रेगुलेट होते हैं। ये डायग्राम अगेन वही है, ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है, ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है, इसके बाद एंजाइम सेपरेट हो जाता है और जो सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अगेन इसको डायग्राम से रिप्रेजेंट किया गया है, ये सबस्ट्रेट है, ये एंजाइम है, ये इसकी एक्टिव साइट्स हैं, यहाँ पे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा और एंजाइम एज सच अलहदा हो जाएगा, जबकि सबस्ट्रेट ब्रोकन हो गया इनटू प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स के अंदर। दो मॉडल हैं यहाँ पे जो एक्सप्लेन करते हैं एंजाइम मैकेनिज्म्स को, एक इसमें लॉक एंड की मॉडल है और दूसरा इसमें इंड्यूस फिट मॉडल है। एमएल फिशर ने प्रेजेंट किया था लॉक एंड की मॉडल। वेरी इंपॉर्टेंट, वन स्पेसिफिक की कैन ओपन वन स्पेसिफिक लॉक। सेम मैनर के ऊपर एक स्पेसिफिक एंजाइम कैन कन्वर्ट or transform a specific substrate into a product. Very simple. इसी तरह से अगर हम देखें तो एक्टिव साइट जो होती है वो रिजिड है लॉक एंड की मॉडल में, लेकिन उसके अपोजिट जो कोचलेंट मॉडल है, इंड्यूस फिट मॉडल जो कोचलेंट ने प्रेजेंट किया है, वो बेसिकली लॉक एंड की मॉडल की ही मॉडिफिकेशन है। यहाँ पे हम ये देख रहे हैं लॉक एंड की मॉडल में कि जो एक्टिव साइट है वो रिजिड है, लेकिन इंड्यूस फिट मॉडल के अकॉर्डिंग व्हेन अ सबस्ट्रेट कंबाइन विद एंजाइम इट इंड्यूस चार्जेस। दिस इज द कीवर्ड ऑफ द एंजाइम स्ट्रक्चर। अगर हम लॉक एंड की में देखें तो वहां कुछ चेंज नहीं आ रहा, लेकिन जब यहां पे हम देखते हैं तो सबस्ट्रेट चार्ज इंड्यूस कर रहा है एंजाइम के अंदर, एंड दिस चेंज इन द स्ट्रक्चर अलाउ द एंजाइम टू कैरी आउट इट्स कैटालिसिस एक्टिविटी मोर इफेक्टिवली। कहने का मकसद ये है कि लॉक एंड की मॉडल में कोई चेंज नहीं आता, लेकिन इंड्यूस फिट मॉडल के अकॉर्डिंगली चेंज इंड्यूस करता है सबस्ट्रेट एंजाइम की स्ट्रक्चर के अंदर। इंड्यूस फिट मॉडल के अकॉर्डिंगली जो एक्टिव साइट होती है वो फ्लेक्सिबल होती हैं, लेकिन लॉक एंड की मॉडल के अकॉर्डिंगली ये साइट जो है वो रिजिड होती हैं। इसी नॉलेज को हम अप्लाई करते हैं एक क्वेश्चन के ऊपर। अकॉर्डिंग टू डैश मॉडल द एक्टिव साइट इज मॉडिफाइड, दिस इज द की वर्ड ऑफ द स्टेटमेंट, as the substrate interacts with enzyme। वहां से हमें बिल्कुल ये क्लियर हो रहा है इंड्यूस फिट मॉडल के अकॉर्डिंगली इसका आंसर बनेगा। लॉक एंड की मॉडल एंड मेल फिशर इज द सेम थिंग, सो बीटा ऑप्शन एंड चार्ली ऑप्शन एक ही है। डेल्टा ऑप्शन फ्लूइड मैजिक मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक्सप्लेन करता है, लिहाजा द राइट ऑप्शन इज इंड्यूस फिट मॉडल। नेक्स्ट, फैक्टर्स इफेक्टिंग ऑन एंजाइम रेट ऑफ रिएक्शन। तो चार फैक्टर हैं, इसमें दो फिजिकल फैक्टर हैं, जिसमें पहला फिजिकल फैक्टर जो है वो टेम्परेचर है। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये साइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है टू द टेम्परेचर अप टू अ सर्टेन लिमिट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा नहीं बढ़ेगा रेट टेम्परेचर बढ़ाने से, लेकिन अप टू सर्टेन लिमिट। ऑप्टिमम टेम्परेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज द टेम्परेचर एट विच एंजाइम वर्क at its maximum rate. This is the key word for this optimum temperature, maximum rate. For example, human body के अंदर जो optimum temperature है जो mention किया हुआ है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर अगर हीट इंक्रीज होती है, एंजाइम के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर वायलेंट वाइब्रेशन होती है। अगर एक स्पेसिफिक लिमिट से ज्यादा इंक्रीज होगा तो एंजाइम के जो मॉलिक्यूल्स के जो एटम्स हैं वो वायलेंटली वाइब्रेट करेंगे, और जब वो ज्यादा वाइब्रेट करेंगे एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा, तो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर जो है प्रोटीन का वो डिस्टर्ब होगा और एक स्टेज के ऊपर वो जाके डीनेचर हो जाएगा।
तो एंजाइम एट एक्सट्रीम टेम्परेचर के ऊपर डीनेचर होते हैं, और डीनेचरेशन का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन और डिस्टर्बेंस ऑफ ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ऑफ एन एंजाइम। जब हीट इंक्रीज होती है तो डेफिनेटली काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की इंक्रीज होती है, और जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है तो वाइब्रेशन इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है। अगेन ये अप टू सर्टेन लिमिट। सो ऑप्टिमम टेम्परेचर के ऊपर मैक्सिमम वर्क होगा, ऑप्टिमम से ऊपर एक्सट्रीम पे जाएगा तो एंजाइम डीनेचर हो जाएगा, और फ्रीजिंग पॉइंट या उससे बिलो जाएगा तो एंजाइम इनएक्टिव हो जाता है, डीनेचर नहीं होता। नेक्स्ट फिजिकल फैक्टर इज पीएच। एवरी एंजाइम फंक्शन मोस्ट एफिशिएंटली ओवर अ नैरो रेंज, दिस इज द कीवर्ड, ऑफ पीएच नोन एज ऑप्टिमम पीएच। एट स्लाइड चेंज, पीएच के अंदर अगर थोड़ी सी चेंज आएगी तो आयोनाइजेशन होती है अमीनो एसिड्स की एक्टिव साइड के ऊपर। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स। लेकिन जब एक्सट्रीम चेंज हो जाए पीएच की तो एंजाइम्स के डीनेचर होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। सो बी केयरफुल अबाउट दैट। एट स्लाइड चेंज देयर इज एन आयोनाइजेशन, बट एट एक्सट्रीम चेंज एंजाइम डीनेचर। डीनेचर मीन डिस्ट्रक्शन ऑफ ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ऑफ एन एंजाइम। इस टेबल के अंदर कुछ ऑप्टिमम पीएच दी गई हैं एंजाइम्स की। इसमें पेप्सिन, इसमें सुक्रेज, इसमें एंटेरोकाइनेज, सिलेवरीमालेज, कैटालेज, काइमोट्रिप्सिन, पैंक्रियाटिक लाइपेज एंड आर्जिनेज। पैंक्रियाटिक लाइपेज का क्वेश्चन मल्टीपल टाइम आ चुका है, इसकी पीएच 9 है, और इसी से ही एक क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन किया गया है। ऑप्टिमम पीएच वैल्यू फॉर द वर्किंग ऑफ पैंक्रियाटिक लाइपेज इज 9.00। तो अगर यहाँ पे पैंक्रियाटिक लाइपेज की जगह पे अगर पेप्सिन लिख दिया जाता तो आंसर डेल्टा या डी हो जाता। इसी तरीके से यहाँ पे एक कीवर्ड आप चेंज करते जाएं और ये पूरा टेबल आपका एमसीक्यूज के अंदर कन्वर्ट होता जाएगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन, ये बायोलॉजिकल फैक्टर है। तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ द एंजाइम। का मतलब ये होता है कि जब रेट बढ़ रहा है तो अमाउंट ऑफ एंजाइम का मतलब है कि एक्टिव साइट्स अवेलेबल है। अगर 2 फोल्ड इंक्रीज करें, 2 टाइम इंक्रीज करें एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन, द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज 2 टाइम, डबल हो जाएगा। सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन के। मोर ओवर द मॉलिक्यूल मीन, वही बात है कि ज्यादा एक्टिव साइट्स अवेलेबल, लेकिन अगेन after a certain limiting concentration rate will no longer increase। ये रेट यहां से बढ़ना शुरू हुआ है, दिस इज द मैक्सिमम, यहां से बढ़ेगा मैक्सिमम, उसके बाद आगे इंक्रीज नहीं होगा। अगेन डिपेंड कर रहा है एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशंस के ऊपर। इसी तरह से सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन के, लेकिन इफ एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन इज केप्ट कांस्टेंट, अगर इसको हम कांस्टेंट कर देंगे तो इसका मतलब ये है कि एक्टिव साइट कांस्टेंट कर दी हैं, फिक्स कर दी हैं, देन फर्दर इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन कैन नॉट make further increase in the reaction। This mean enzyme saturation। दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि अगर एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन को हम फिक्स कर दें, कांस्टेंट कर दें, अगर ये फिक्स कर दें, कांस्टेंट कर दें, तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज तो होगा। जब आप सबस्ट्रेट बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा, बट अप टू अ सर्टेन लिमिट। जब तक सारे के सारे एंजाइम के एक्टिव साइट यूटिलाइज हो जाएंगे तब तक तो रेट बढ़ता रहेगा, लेकिन जब सारे के सारे सैचुरेट हो जाएंगे उसके बाद फर्दर रेट इंक्रीज नहीं होगा। Enzyme inhibitors, a chemical substance which react in place of substrate with enzyme but not transform into product। ये ब्लॉक करते हैं एक्टिव साइट को टेम्परेरीली या परमानेंटली एंजाइम। एग्जाम्पल्स इसमें पॉइजन्स हैं, साइनाइड है, एंटीबायोटिक्स हैं, एंटी मेटाबोलाइट्स हैं, सब ड्रग्स इसमें आती हैं। इनहिबिटर की टू मेन टाइप्स हैं हमारे पास, एक इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स हैं और दूसरे रिवर्सिबल। अगर हम इनको कंपेयर करें तो इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स वो होते हैं जो कि कोवलेंटली ब्लॉक करते हैं या फिजिकली ब्लॉक करते हैं। द कीवर्ड इज व्हाट? एक्टिव साइट। एक्टिव साइट को ये कोवलेंटली या फिजिकली ब्लॉक करते हैं। लेकिन जो रिवर्सिबल इनहिबिटर्स होते हैं ये वीक लिंकेज बनाते हैं, दे नॉट कोवलेंटली ब्लॉक। इफेक्ट कैन बी न्यूट्रलाइज, इनका इफेक्ट खत्म हो सकता है, कंप्लीटली भी हो सकता है या पार्शली भी हो सकता है, बाय डिफरेंट टेक्निक्स like a centrifuge or another, by increasing the concentration of substrate। तो इसके अंदर इनहिबिटर रिवर्स हो सकता है कंप्लीटली और पार्शली, लेकिन इस कंडीशन में ये रिवर्स नहीं हो सकता। इसी तरह से रिवर्सिबल को फर्दर अगर हम देखें तो 2 पार्ट इसके बनेंगे, एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हैं
और दूसरे नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स वो इनहिबिटर होते हैं जिनमें स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज होती हैं सबस्ट्रेट के साथ और वो कंपीट करते हैं एक्टिव साइट के ऊपर। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स वो इनहिबिटर होते हैं जो कि ओरिजिनल सबस्ट्रेट या जनरल सबस्ट्रेट के साथ स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज शो करते हैं और एक्टिव साइट के ऊपर कंपीट कर रहे होते हैं। लेकिन दूसरी कंडीशन में जो इनहिबिटर्स हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स तो बनाते हैं लेकिन वो एक्टिव साइट के अलावा बनाते हैं, अदर देन एक्टिव साइट। So this is the main difference between the competitive and non-competitive. Competitive में structural similarities हैं और एक्टिव साइट के ऊपर compete करते हैं ओरिजिनल सबस्ट्रेट के, लेकिन नॉन कॉम्पिटिटिव के अंदर ये structural similarities तो हो सकती हैं but they are on another site other than active site. लेकिन वो एंजाइम के स्ट्रक्चर को बिल्कुल आल्टर कर देते हैं, चेंज कर देते हैं उसकी जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है, जिसकी वजह से फर्दर रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं होता। ये डायग्राम टेक्स्ट बुक से ली हुई है। इसमें एंजाइम सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज ये एंजाइम है, ये इसकी एक्टिव साइट है और इस एक्टिव साइट के अंदर ये सबस्ट्रेट इसके अंदर लगा हुआ है। ये क्रेब्स साइकिल का एक स्टेप है जो यहाँ दिखाया गया है और यहाँ पे चूंकि नाम इसका है डिहाइड्रोजनेज और ये 2 हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव करेगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड जनरेट होता है 2 कार्बन्स के बीच में एंड सक्सिनिक एसिड जो कि सबस्ट्रेट है विच इज कन्वर्टिंग इनटू फेमेरिक एसिड प्रोडक्ट इसके अंदर बन जाती है। सो सक्सिनिक एसिड इज कन्वर्टिंग इनटू फेमेरिक एसिड by the action of succinic dehydrogenase। लेकिन अगर यहाँ पे एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है malonic एसिड, अगर आप देखें तो सक्सिनिक एसिड के अंदर 1 2 3 4 कार्बन है, लेकिन इसके दोनों पॉइंट्स के ऊपर कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगे हुए हैं। इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप की वजह से हम कहते हैं कि ये स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज शो करता है। यहां पे देखें कि 1 2 3 कार्बन है, लेकिन इनके टर्मिनल्स के ऊपर यहां पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स, तो यही वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स हैं जो कि सक्सिनिक एसिड के अंदर भी मौजूद है। इन्हीं कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स की सिमिलरिटीज की बेस के ऊपर हम स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे थे। तो दोनों एसिड को अगर हम देखें, मेलोनिक एसिड को, कार्बन के नंबर भले उसमें 3 है लेकिन दोनों साइड के ऊपर कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स अटैच हैं। इसी तरह से सक्सिनिक एसिड के भी दोनों एंड्स के ऊपर कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच हैं, लेकिन कार्बन के नंबर इसमें 4 हैं। ये 4 कार्बन है, वो 3 कार्बन है, लेकिन दोनों में स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी फंक्शनल ग्रुप की वजह से है। लिहाजा अगर ये एक्टिव साइड के साथ अटैच हो जाएगा तो उससे फर्दर रिएक्शन नहीं होगा, ये रिएक्शन ब्लॉक हो जाएगा। तो ये एक गुड एग्जांपल है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की, ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की, जो कि यहाँ पे शो किया गया। इसी से मिलता हुआ एक क्वेश्चन है, ये एक फिगर रिप्रेजेंट कर रही है जिसके अंदर इनहिबिटर दिखाया गया है जो कि अदर देन एक्टिव साइट के ऊपर सबस्ट्रेट के साथ अटैच है। इनहिबिटर अदर देन एक्टिव साइट लग गया है, तो एंजाइम के साथ ये जब लगेगा तो डेफिनेटली इसको हम नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कहते हैं, और अगर ये एक्टिव साइट के साथ अटैच होता तो इसको हम कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का नाम देते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।